तो इस वीडियो में हम देखेंगे सुगम विज्ञान क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर। तो पिछले चैप्टर में हमने अति लघु देखा था और अब हम यहाँ पे लघु देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैथ सॉल्यूशन में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दिया ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ये काफ़ी मेहनत करने पर ये बनता है, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जीवाणु कोशिका एवं प्रारूपी पादप कोशिका के बीच दो अंतर को स्पष्ट करना है। तो उत्तर में क्या होगा, जीवाणु कोशिका एवं प्रारूपी पादप कोशिका के बीच दो अंतर इस प्रकार है। पहला, जीवाणु कोशिका का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना नहीं होता है। ठीक है, जो जीवाणु होता है उसमें सेलुलोज का बना, मतलब कोशिका भित्ति तो होता है मगर सेलुलोज का बना नहीं होता है। जबकि पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो पेड़ पौधों में तो होता ही है। दूसरा नंबर है, जीवाणु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। ठीक है, जो जीवाणु कोशिका है उसमें हरित लवक नहीं होंगे, अगर होते तो वो स्वापोषी होते। ठीक है, जबकि पादप कोशिका में पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, पादप में तो ऐसे भी पाया जाता है। दूसरा नंबर है, बैक्टीरिया अपघटनकर्ता क्यों कहलाते हैं। तो उत्तर में होगा बैक्टीरिया अपघटनकर्ता। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो देखिएगा उसमें आप अपना। ठीक है, तो बैक्टीरिया अपघटनकर्ता कहलाते हैं क्योंकि यह प्रकृति में मृत जीवों के शरीर एवं वर्ज्य पदार्थों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक तत्वों में तोड़कर उन्हें मिट्टी में मुक्त कर देते हैं। यानी जो भी अपशिष्ट होता है उसको बैक्टीरिया क्या करता है, मतलब उसको अपघटन कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको अपघटन करते हैं, जो भी मेरे शरीर हो गया या फिर बेकार पदार्थ हो गया उसको। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कुछ शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में क्यों होता है। तो उत्तर, क्योंकि कुछ शैवालों में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बनिक यौगिक तथा कुछ विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए कुछ शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में होता है। चौथा में एल्गम बलून किसे कहते हैं, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का सुगम विज्ञान क्लास 8 का, वहाँ पे सब कुछ आपको वीडियो पिक्चर के साथ में सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्गम बलून किस कहते हैं, वैसा शैवाल जो तेजी से बढ़कर, एल्गम बलून जो होता है वो तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो वो तेजी से बढ़कर जल की सतह पर एक मोटी परत बना देते हैं जिसको हम लोग एल्गम बलून कहते हैं। ठीक, तो इससे काफ़ी हानि है, जैसे जहाज वगैरह अगर समुद्र में चलता है तो वो एक प्रकार के रुकावट का काम ये करता है। ठीक, और यहाँ पे पाँचवा नंबर, इस समानता कहाँ पनपते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ है, तो कहाँ पनपते हैं, तो उत्तर में होगा इस समानता वैसे खदानों पर पनपते हैं जिसमें शक्कर अधिक मात्रा में मौजूद होती है, जैसे अंगूर हो गया, सेब हो गया, विभिन्न मीठे फलों के रस, दूध इत्यादि हो गया। तो ये सब जगह पे ईस्ट पनपते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, बेकरी उद्योग के लिए ईस्ट किस प्रकार उपयोगी है। तो उत्तर में होगा ईस्ट से किण्वन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसके कारण पाव, रोटी, केक आदि फूलकर हल्के हो जाते हैं। इस प्रकार बेकरी उद्योग के लिए ईस्ट उपयोगी है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, कवकों के कारण पादपों और जंतुओं में होने वाले कुछ रोगों के नाम लिखना है। तो उत्तर में कवकों के कारण पादपों में रस्ट, स्मट, बेल्ट तथा ब्लाइट नामक रोग होते हैं। ये सब पादप में होने वाले रोग हैं। मनुष्यों में दाद, यहाँ पे कॉमा होगा, खुजली जैसे चर्म रोग होते हैं। ठीक, 8वां नंबर है, वायरस को कभी कभी निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी समझा जाता है, क्यों। तो उत्तर होगा वायरस जीवित कोशिका में परजीवी की भांति तथा कोशिका के बाहर वो निर्जीव कण के समान होता है। यहाँ पे इस तरह से ना होगा टवर्गी ना, लेकिन इस तरह से टाइप हो गया, तो के समान होता है। वायरस के इस सजीव और निर्जीव दोनों विशेषताओं के कारण कभी कभी इसे निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी समझा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अगर जीवित से कोशिका यानी जो पोषक कोशिका जो होता है उसके अगर बाहर है तो वो निर्जीव है, अगर उसके संपर्क में आया तो ये सजीव हो जाए। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, वायरस अपनी संख्या में वृद्धि किस प्रकार करते हैं। तो उत्तर होगा वायरस अपनी संख्या में वृद्धि जीवित कोशिकाओं में प्रवेश कर सजीव की भांति करते हैं। ठीक है, 10वां नंबर, वायरस के कारण मनुष्यों में कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो वायरस से होने वाले वैसे 2 रोग के नाम लिखें जिनसे बचने के लिए टीके उपलब्ध हो चुके हैं। तो उत्तर में है, वायरस के कारण मनुष्य में सर्दी से लेकर कई प्रकार के भयंकर बीमारियां होती है, जैसे इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज इत्यादि। यहाँ पे कॉमा पड़ेगा। ठीक है, इत्यादि। पोलियो तथा चेचक वायरस जनित ऐसे रोग हैं जिनसे सुरक्षा के लिए टीका विकसित किया जा चुका है। तो ये था 2 रोग ऐसा था। 11 में यूग्लिना पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी क्यों कहलाता है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। उत्तर में यूग्लिना में हरे पौधे की तरह क्लोरोफिल पाए जाते हैं जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये स्वापोषी हो गया। यहाँ पे बोला यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन और जोड़ लीजिएगा कि इसका एक कोशिकीय शरीर जंतु कोशिका की तरह कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ
होता है, इसी गुण के कारण इसे पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी माना जाए। क्योंकि यहाँ पे जंतु भी दिया हुआ है तो इसका कोशिकीय शरीर जंतु कोशिका के समान, उसी के जैसे, मतलब जंतु कोशिका के समान कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है, इसी गुण के कारण इसे पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका कोशिका भित्ति तो होता है मगर उसमें सेलुलोज होता है, इसमें नहीं होता है, तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन जोड़ दे जो हमने बोला। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा का आकार अनिश्चित क्यों होता है? अमीबा का आकार, तो उत्तर है कि इसका अनिश्चित आकार इसके शरीर के किसी भी स्थान से हमेशा बनने या बिगड़ने वाले कुटपाद के कारण होता है। वो जो कुटपाद हमने बताया था इस तरह से होता है, अंगुली नुमा रचना जो होता है, तो यह हमेशा बनने और बिगड़ने के कारण होता है, इसी के कारण होता है। 13 नंबर है, प्रोटोजोआ किस प्रकार लाभदायक है? तो उत्तर में होगा प्रोटोजोआ परोक्ष रूप से अपघटक का कार्य करते हैं तथा समुद्र में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ कई छोटे समुद्री जंतुओं के भोजन है। इसी प्रकार प्रोटोजोआ लाभदायक भी है क्योंकि ये तो अपघटन का भी काम कर रहा है। ठीक है, और कई छोटे समुद्री जंतुओं के लिए भोजन का भी काम करता है। तो इस तरह से ये हमारे लिए लाभदायक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीव के अध्ययन से संबंधित किन्हीं दो महत्वपूर्णों का उल्लेख करना है। तो आपका महत्वपूर्ण खोज में तो बहुत सारे ऐसे में जिसमें दो हमारा इस प्रकार से है। सूक्ष्मजीव के अध्ययन से संबंधित दो महत्वपूर्ण खोज इस प्रकार है। पहला 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की सहायता से सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया। आपको पता ही होगा ये मृत छाल में, मतलब पेड़ के छाल में खोज किया था, तो ये एक मृत कोशिका था। ठीक है, दूसरा नंबर 1676 में ल्यूवेनहोइक ने बैक्टीरिया का खोज किया 1674 ईस्वी में। मतलब ये यहाँ पे कन्फ्यूजन, ये 1674 भी होता है, कहीं पे सुनने को मिलता है, कहीं पे आपका बुक में दिया हुआ 1676। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। 15 नंबर है, मनुष्यों के जीवन पर सूक्ष्मजीवों के द्वारा होने वाले लाभदायक प्रभावों का उल्लेख करना है। तो उत्तर होगा मनुष्य के जीवन पर सूक्ष्मजीवों के द्वारा लाभदायक प्रभाव है। जैसे कुछ सूक्ष्मजीव में जीव मंडल के अपघटन करता है। ठीक है, तो कुछ सूक्ष्मजीव है जो अपघटन करता है, तो उससे भी हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो प्रकृति में जैविक उर्वरक बनाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जीव में नाइट्रोजन स्थायीकरण करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थायीकरण करते हैं जिससे नाइट्रोजन उसमें, जैसे दलहनी पौधे में होता है, तो जैसे उससे प्रोटीन एक तरह से बनता है और हमें मिलता है। ठीक है, इतना ही नहीं, सूक्ष्मजीव को भोजन के रूप में करते हैं, तो सूक्ष्मजीव को हम लोग भोजन के रूप में भी यूज करते हैं तथा सूक्ष्मजीव का उपयोग बेकरी उद्योग में भी करते हैं। तो ये था 15 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि कवकों के दो प्रमुख उपयोगों का उल्लेख करना है। तो उत्तर में होगा कवकों के दो प्रमुख उपयोग लिखना है। ठीक है, तो बेकरी उद्योग में पहला में हमारा है, तो कवकों के दो उपयोग इस प्रकार हैं। ठीक है, कवकों के दो प्रमुख उपयोगों को लिखना है। तो कवकों के दो प्रमुख उपयोग इस प्रकार हैं। पहला, बेकरी उद्योग में इसका उपयोग पाव रोटी यहाँ पे होगा केक आदि बनाने में किया जाता है, क्योंकि गीले आटे तथा मैदा में किण्वन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे पाव रोटी फूलकर, यहाँ पे फूलकर होगा, फूलकर हल्के हो जाते हैं। दूसरा नंबर होगा दुग्ध। अब ईस्ट की बात यहाँ पे किया जाए तो ये भी एक कवक ही है। ठीक है, दूसरा नंबर होगा दुग्ध उत्पाद चीज यानी पनीर को परिपक्व करने में तथा उसमें विशेष खुशबू लाने में कुछ कवक का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा दो उपयोग इस तरह से हो गया। 17 नंबर है, वायरस सजीव है या निर्जीव, कारण सहित बताना है। तो उत्तर होगा इसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। यह पोषक कोशिका के बाहर एक निर्जीव कण के समान तथा जीवित कोशिका में परजीवी की भांति रहता है। इसी कारण इसे निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी समझा जाता है, क्योंकि बाहर निर्जीव है और कोशिका के जैसे संपर्क में आएगा ये सजीव हो जाता है। 18 नंबर, प्रोटोजोआ संघ के 4 जंतुओं के नाम एवं उनके वास स्थानों का उल्लेख करना है। तो उत्तर होगा प्रोटोजोआ संघ के 4 जंतु निम्न है। पहला एंटामीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, चौथा मलेरिया परजीवी हो गया। यह मृदु जल समुद्री जल तथा अत्यधिक गीले मिट्टी में पाए जाते हैं। यह आपका वास स्थान हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा तथा वायरस के बीच के प्रमुख अंतरों का उल्लेख करें। तो उत्तर में होगा बैक्टीरिया में एक कोशिकीय भित्ति होता है, जिसके कारण इसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति उसमें होता है और किसी भी चीज़ का शेप के लिए कोशिका भित्ति काफ़ी अच्छा रोल निभाता है। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति न पाया जाता है, जिसके कारण इसका निश्चित आकार नहीं होता है, जबकि वायरस अकोशिकीय जीव है जो न्यूक्लियो प्रोटीन के कण के समान होता है। इसका आंसर और भी कई तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि अंतर तो काफ़ी होता है। जैसे कि यहाँ पे माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी ये जिंदा रह सकता है। बैक्टीरिया से ज़्यादा खतरनाक वायरस है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया तो हमारे लिए उपयोगी भी हो सकते हैं, दूध से दही बनाना है, फिर और भी बहुत सारे कामों में इसका उपयोग होता है। तो वीडियो को पेंट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि
मेरा मतलब वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो क्या पेन करते हैं, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।